नेक्स्ट क्वेश्चन है, a milk retailer is required to divide a 45-liter mixture into milk and water in ratio 4:1. What will the new ratio of water to milk be if 4 liters of milk and 3 liters of water are added to the mixture? क्वेश्चन है, एक दुग्ध विक्रेता को 45 लीटर मिश्रण को दूध और पानी में 4:1 के अनुपात में बांटना है। बांटना नहीं है, एक्चुअली ये बताना चाह रहा है कि वो दूध और पानी का रेशियो है 4:1 में है। अब दूध और पानी को अलग तो कोई कर नहीं सकता, ठीक है। तो ये 4:1 में दूध और पानी का मिश्रण जो है वो किस अनुपात में है? 4:1 में है। यदि मिश्रण में 4 लीटर दूध और 3 लीटर पानी मिला दिया जाए तो पानी का दूध से नया अनुपात क्या होगा? ये ध्यान रखिएगा कि देखिए यहाँ पर दूध और पानी का अनुपात दिया हुआ है और दूध और पानी दिया हुआ है और पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो ये ध्यान रखिएगा जरूर क्वेश्चन सॉल्व करते समय। करते हैं, ये इसमें क्या है, ये पानी और दूध का मिश्रण है, राइट। और क्योंकि देखिए दूध और पानी का अनुपात कितना दिया है? 4:1 दिया हुआ है। इसका मतलब टोटल पार्ट कितने हैं? टोटल पार्ट 5 है, जिसमें से 4 में से 5 भाग दूध है और 1/5 भाग जो है पानी है, और टोटल इसकी मात्रा कितनी है? 45 लीटर है। अब इसमें क्या मिलाया जा रहा है? इसमें मिलाया जा रहा है, एक तो 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है, 4 लीटर दूध मिलाया जा रहा है और प्लस पानी मिलाया जा रहा है। इसमें पानी कितना है? 3 लीटर है। तो हम क्या मान लेते हैं, पहले हम क्या करते हैं, ये दोनों को मिला लेते हैं, क्योंकि देखिए मिल तो इवेंचुअली ये भी है, इसमें जाके मिलना ही है इनको। तो हम क्या करते हैं, ये दोनों को एक मिश्रण बना लेते हैं माना कि। तो इसमें क्या हो जाएगा, ये दूध और पानी का मिश्रण हो जाएगा, जहाँ पे टोटल ये इसकी क्वांटिटी हो जाएगी 4 और 3 7 लीटर हो जाएगी। और इसमें दूध कितना हो जाएगा? दूध हो जाएगा 4/7 और पानी हो जाएगा 3/7, ठीक है। अब हम ये दोनों मिश्रण को मिलाएंगे, ये दोनों, इसको हम भूल जाते हैं, क्यों? क्योंकि ये तो मिलना ही है, बाद में तो ये दोनों को मिलना ही है, तो हमने अभी मिला दिया इसको। अब ये दोनों को मिलाएंगे, ये दोनों को मिला रहे हैं हम। क्वेश्चन को हम दो कंसेप्ट में सॉल्व कर सकते हैं, दूध और पानी दोनों की कंसेप्ट में सॉल्व कर सकते हैं। तो पहले इसको दूध की कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं, दूध की कंसेप्ट में सॉल्व करते हैं इसको, ठीक है। तो देखिए दूध कितना है, अभी हमको इसको और इसको मिलाना है। यहाँ पर दूध कितना है? यहाँ पर दूध देखिए 4/5 है, और यहाँ पर दूध कितना है? 4/7 है। मेरी मिश्रण की क्लास देखिएगा, मैंने मिश्रण में बताया है कि किस तरीके से सॉल्व करते हैं इसको। ये 4/5 है और ये है 4/7 दूध है। ये वाले इसमें 45 लीटर है, इसमें 4/5 दूध है, यहाँ पर 4/7 दूध है। दोनों को मिलाया तो हमको नहीं पता कितना रेशियो बन रहा है, माना कि x रेशियो बन रहा है। अब इस टाइप सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, इसको कर देंगे x माइनस 4/7। x माइनस 4/7 क्या है, तो इसको कर देंगे 4/5 माइनस x। ये दोनों जो रेशियो होगा वो रेशियो किसके बराबर होगा? दूध, ये 4/5 जिसमें दूध है उसकी मात्रा कितनी है? 45 लीटर है, तो इसको हम ले लेते हैं 45 लीटर। और यहाँ पर 4/7 दूध है, ये इसकी मात्रा कितनी है? 7 लीटर। तो ये रेशियो जो होता है ये दोनों के बराबर होगा, ये रेशियो इसके बराबर होगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? -4/7, तो ये कितना हो जाएगा? 7x माइनस 4/7 बटे 4 माइनस 5x, और ये ऊपर हो जाएगा, ये 5 ऊपर चला जाएगा। तो ये दोनों का रेशियो किसके बराबर होगा? 45/7 के रेशियो के बराबर होगा। अभी दोनों को सॉल्व करते हैं, देखिए ये 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा और ये 5 9 45, 9वां चला जाएगा। अब ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो ये कितना हो जाएगा? 7x माइनस 4 बराबर, ये 9 है ऑलरेडी ऊपर, ये हो जाएगा 9 से 36, 9 5 45x। अब 36 45 इस तरफ जाएगा, माना कि 45 इस तरफ जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा?
52x और ये बराबर, ये 4 इस तरफ जाएगा तो ये हो जाएगा 36 और 4 40 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितनी आ गई 40/52 मीन्स ये कितना हो गया 4×12 और ये 10। तो x की वैल्यू कितनी आ गई है हमारी 10/13। 10/13 इसका मतलब जब हम ये दोनों को मिक्स करेंगे तो ये जो x की वैल्यू कितनी आएगी 10/13। तो ये जो मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा, दूध और पानी का रेशियो कितना हो जाएगा, नहीं दूध और पानी का नहीं बल्कि दूध और टोटल क्वांटिटी कितना रेशियो कितना हो जाएगा। इसमें ये दूध है और ये जो है टोटल है मतलब कि इसमें से यदि 10 माइनस कर देंगे तो 3 दूध बच जाएगा, ये 3 दूध 3 पानी बच जाएगा। तो जो नया मिश्रण बनेगा उसमें दूध और पानी का अनुपात कितना होगा, दूध और पानी का अनुपात होगा 10:3 का। और क्वेश्चन में हमें क्या पूछा है, पानी और दूध का अनुपात पूछा है। तो पानी और दूध का अनुपात कितना हो जाएगा 3:10। तो आंसर हो जाएगा 3:10। ये आंसर है। तो ये 3:10 जो है ये आंसर हो जाएगा। अब इसको हम, वैसे तो आंसर आ ही गया है पर मैं एक बार पानी के कंसेप्ट में भी सॉल्व करके दिखा देती हूँ। इसको पानी के कंसेप्ट में कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए ये मिक्सर है, इसमें पानी कितना है 1/5 है, पानी 1/5 है। इसको मिला रहे हैं इससे यहाँ से, तो इसमें पानी कितना है 3/7 है, तो वो 3/7 लिख देंगे यहाँ पे। ये दोनों को मिलाया तो हमें नहीं पता कितना बन रहा है अनुपात। अब इसमें से इसको माइनस करेंगे 3/7 माइनस एक्स और ये हो जाएगा x माइनस 1/5 हो जाएगा। और ये रेशियो किसके बराबर होगा 45:7 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं तो ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 7x/7। ये वाले को कर दिया मैंने सॉल्व, तो ये इतना आ गया। अब इसको नीचे रख देंगे क्योंकि ये रेशियो है, इसको नीचे रखेंगे तो ये कितना हो जाएगा 5x माइनस 1 और ऊपर हो जाएगा ये 5। ये बराबर किसके होगा 45/7 के बराबर होगा। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ भी 7 से कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा 5×45। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये कितना होगा, इसको ऊपर सॉल्व कर लेते हैं यहाँ पे। ये हो जाएगा 3 माइनस 7x बराबर ये 9×5 45x माइनस 9 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 7x और ये 45 45 7 52 हो जाएगा। ये हो जाएगा 52x इज इक्वल टू ये 3, ये 7 इस तरफ गया है तो ये 9 इस तरफ आएगा, 9 और 3 12, तो 12 तो x की वैल्यू कितनी आ गई 12/52 मतलब कि कितना हो गया 4×12 और 13। तो यहाँ पर x की वैल्यू कितनी आ रही है 3/13 आ रही है, या ये कह सकते हैं ये पानी है, ये पानी है और ये टोटल है। टोटल मीन्स यदि इसमें से पानी माइनस कर देंगे तो 10 कितना बचेगा 10 दूध बचेगा। तो यहाँ पर पानी और दूध का अनुपात कितना आ रहा है, पानी दूध का अनुपात आ रहा है 10:3। तो ऐसे भी आ रहा है और ऐसे भी आ रहा है, तो आंसर कितना हो जाएगा अपना। और हमें पूछा क्या पानी और दूध का अनुपात पूछा है, तो पानी और दूध का अनुपात पूछा है और ये 10:3 दूध और पानी का है, तो पानी और दूध का हो जाएगा 3:10। तो आंसर हो जाएगा 3:10। देखते हैं ऑप्शन में क्या है, तो ये आंसर है 3:10। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 cubes of volume 1 cubic meter each is joined as shown in figure. Find the dimension of cuboid that forms by joining 2 cubes. क्वेश्चन है आयतन 1 घन मीटर के 2 घनों को चित्रानुसार जोड़ा गया है और 2 घनों को मिलाने से बनने वाले घनाभ की डायमेंशन, विमा मतलब डायमेंशन निकालना है। अब देखिए ये जो है ये 2 घन है, 2 अलग अलग घन है, इनका जो वॉल्यूम है ये 1 घन मीटर दिया हुआ है। मीन्स घन मीटर 1 घन मीटर वॉल्यूम दिया है, इसका मतलब इनकी लंबाई भी एक है, चौड़ाई भी एक है और ऊंचाई भी एक है। ये भी एक है, ये भी एक है और ठीक है। अब ये दोनों को मिलाया गया, दोनों को जोड़ेंगे तो ये एक मिलके लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई जो है 1 और 1 मिलके 2 हो जाएंगे। अब देखेंगे चौड़ाई तो अभी भी एक ही है, इसकी चौड़ाई एक ही रहेगी। और ऊंचाई देखें तो ऊंचाई अभी भी एक है, तो ऊंचाई एक ही रहेगी। तो इसके डायमेंशन कितने हो जाएंगे 2 1 और 1। तो आंसर हो जाएगा A 2 1 1 इसके डायमेंशन होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ v1 is equal to 1, v2 1/2, v3 1/4, v4 1/8 so on,
फाइंड द वैल्यू ऑफ एज लेंथ ऑफ क्यूब whose volume equals to v1 plus v2 plus v3 plus v4 और प्लस इनफाइनाइट टाइम्स। क्वेश्चन है यदि v1 1 है, v2 1/2 है, v3 1/4 है, v4 1/8 है और इसी तरह आगे बढ़ता चला गया है और तो घन के किनारे की लंबाई ज्ञात करें जिसका आयतन v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इनफाइनाइट टाइम्स है। ठीक है, तो घन के किनारे की लंबाई माना कि किनारा जो है उसका यानी भुजा कह सकते हैं वो a है, तो a की लंबाई निकालना है जिसका आयतन, और घन है क्योंकि तो तीनों भुजाएं बराबर होगी तो a होगा और उसका आयतन कितना होगा उसका a क्यूब होगा जो कि कितना है कह रहा है v1 प्लस v2 प्लस v3 प्लस v4 इसके बराबर है। तो a क्यूब किसके बराबर है लिखा है v1 कितना है, v1 की वैल्यू ये 1 दी हुई है तो ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 और ये इनफाइनाइट टाइम्स है। तो a की वैल्यू निकालना है हमें कह रहा है। तो यदि हम ये सीरीज को इसको ध्यान से देखें तो ये 1 है, ये 1/2 है। यदि हम 1 में 1/2 का भाग देंगे या फिर हम कहें आने वाली संख्या 1/2 में 1 का भाग देंगे तो कितना आएगा 1/2 आएगा। 1/4 में 1/2 का भाग देंगे, 1/4 में 1/2 का भाग देंगे तो कितना आएगा, वो भी 1/2 आएगा। 1/8 में 1/4 का भाग देंगे तो भी 1/2 आएगा। तो ये सीरीज को हम गुणोत्तर सीरीज बोल सकते हैं। गुणोत्तर सीरीज यदि आपने पढ़ा होगा तो गुणोत्तर सीरीज जैसे कि अरिथमेटिक सीरीज होती है, मतलब समानांतर श्रेणी जिसमें कॉमन डिफरेंस सेम होता है, इसमें कॉमन रेशियो सेम होता है। मीन्स दूसरी संख्या में पहली संख्या का भाग देंगे तो हमेशा बराबर वैल्यू आएगी। तो ये क्या है गुणोत्तर श्रेणी। ये गुणोत्तर श्रेणी है जिसको हम बोलते हैं ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन बोलते हैं जीपी, वो है ये। कॉमन रेशियो आर जो है उसकी वैल्यू 1/2 है। और यदि किसी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में यदि आर की वैल्यू लेस देन 1 है, यदि आर की वैल्यू लेस देन 1 होती है तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, सम ऑफ सीरीज होता है a/1 माइनस आर होता है। और यदि आर की वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो सम ऑफ सीरीज क्या होता है, इनफाइनाइट होता है। तो यहाँ पर हम देखें 1/2 है कॉमन रेशियो, आर जो है वो 1/2 है जो कि 1 से छोटा है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो ये सीरीज बन रही है ये गुणोत्तर सीरीज का सम है। ये 1 प्लस 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 ये गुणोत्तर सीरीज का सम ही है। और गुणोत्तर सीरीज का सम क्या होगा, a/1 माइनस आर होगा, जहाँ पर a जो है पहली वैल्यू होती है, पहला मान होता है। तो यहाँ पर a का मान कितना है 1 है, तो a की वैल्यू हम 1 पुट कर देते हैं, ये अपॉन 1 माइनस आर कितना है यहाँ पर 1/2, क्योंकि हर आने वाली संख्या में उसके पहली वाली संख्या का भाग देंगे तो 1/2 आ रहा है। कॉमन रेशियो बराबर है, गुणोत्तर सीरीज है, ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन है। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में सम ऑफ सीरीज क्या होता है a/1 माइनस आर, यदि आर जो है लेस देन 1 है। तो यहाँ पर a क्यूब की वैल्यू इसके बराबर लिख सकते हैं। अच्छा सॉरी, थोड़ा ये कंफ्यूज मत होइएगा, ये जो a है ये मैंने सीरीज का फर्स्ट टर्म भी लिया है तो इसको हम कन्फ्यूजन से बचने के लिए इसको बी ले लेती हूँ अभी फिलहाल के लिए, क्योंकि हमने यहाँ पर a जो है घन के किनारों को भी हमने a मान लिया है। तो अब कंफ्यूज मत होइएगा, ये a दूसरा है, अलग अलग है ये। तो ये फर्स्ट टर्म है सीरीज की, ये हमने a1 लिख दिया, ये 1 माइनस आर की वैल्यू ये है। इसको सॉल्व करेंगे तो ये क्या उतना हो जाएगा a क्यूब अपॉन, इसको सॉल्व करेंगे तो 2 में से 1 गए 1 और ऊपर 2 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 2। तो a क्यूब कितना हो जाएगा, तो 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2 a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 सही 2 की पावर 1/3। तो ये आंसर हो जाएगा अपना। यहाँ पर हम देखें तो ये दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। तो आंसर है बी 2 to the power 1/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ एन इन्वेस्टर मेक्स 45% ऑन वन इन्वेस्टमेंट बट मेक्स 40% लॉस ऑन अनदर, फाइंड द कंबाइंड लॉस परसेंट इफ द रेशियो ऑफ टू इन्वेस्टमेंट इज 7:13। क्वेश्चन है अगर कोई निवेशक निवेश पर 45% बनाता है मीन्स लाभ है, 45% का लाभ कमा रहा है वो, और दूसरे निवेश में 40% का नुकसान हो रहा है, तो दोनों निवेशों का अनुपात 7:13 है, तो संयुक्त हानि निकालना है। ठीक है, तो 7:13 में राशि लगाइए, तो माना कि उसने 7 राशि लगाइए तो उसमें उसको लाभ कितना हुआ है 45%, मीन्स 45/100 का गुणा हो जाएगा, इतना लाभ हो गया उसको, माइनस
अब हानि हुई दूसरी, दूसरी हानि हुई तो माइनस कर देंगे हानि। और 13 का, 13 निवेश हमने मान लिया है कि 13 निवेश किया है उसने, तो 13 का 40% उसको नुकसान हो गया। तो टोटल उसका, टोटल हानि, ये टोटल हानि आ गई उसकी, ये वाली ये टोटल हानि आ गई। और बटे, क्योंकि संयुक्त हानि परसेंट निकालना है, और किस पे, तो उसने राशि कितनी लगाई है, 7 और 13, 7 और 13 को यहाँ नीचे जोड़ देंगे, गुना 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा अपने। इसको सॉल्व करते हैं। ये 5 नम 45, ये 5 दूनी 10, और ये हो जाएगा 0 0 कैंसिल। अब ये नीचे 20 है, इसको एक काम करते हैं, इसको भी 20 कर देते हैं, तो ये 2 का गुणा कर देंगे, तो इसमें भी 2 का गुणा कर देंगे, तो ये ऊपर क्या हो जाएगा, ये हो गया 9 7 63 माइनस, और ये हो जाएगा, इसमें 2 का गुणा कर दिया, 4 दूनी 8, 13 8 104 बटे 20, और ये गुणा, ये 13 और 7 ये दोनों को जोड़ दिया तो ये भी 20 आ रहा है, तो इसको भी नीचे 20 लिख देते हैं, और ये हो जाएगा गुणा 100। ये 0 से 0 कैंसिल हो गए दोनों। 63 में 104। अब देखो कि हानि हो रही है तो ये माइनस में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि अपन को हानि परसेंट ही निकाला है, वो हानि ही रहेगी। 63 में 104 जाएंगे तो कितना, 104 में से 63 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये ऊपर बचे 4 में से 3 के 7, तो 10 में से 4 गए, 10 में से 6 गए 4, 41 बटे 4 आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आंसर आ चुका है अपना, 41 बटे 4% हानि है, यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, a truck covers a distance of 384 km at a certain speed. If the speed is decreased by 16 km per hour, it will take 2 hours more to cover the same distance. 75% of its original speed in kilometer per hour is. एक ट्रक किसी निश्चित गति से 384 किलोमीटर की दूरी तय करता है। यदि गति को 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम किया जाए तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। मूल गति का 75% निकालना है। ठीक है, तो हमको एक कंडीशन हमेशा याद रखिएगा, क्या होता है कि यदि u किलोमीटर प्रति घंटे चलने से, u किलोमीटर की गति से चलने से कोई p घंटे लेट पहुंचता है, v किलोमीटर प्रति घंटे चलने से कोई q घंटे जल्दी पहुंच जाता है, तो उस कंडीशन में, और डिस्टेंस यदि, और पॉइंट ए से बी ही डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, यदि गति डिस्टेंस जो है सेम है, और उसी डिस्टेंस में u किलोमीटर प्रति घंटे से चलने पे p घंटे लेट हो जाता है कोई आदमी, और v किलोमीटर प्रति घंटे से चलने से q घंटे जल्दी पहुंचता है, तो उस कंडीशन में क्या होता है, a और b के बीच का डिस्टेंस जो होता है वो होता है u इंटू वी माइनस v माइनस u इंटू p प्लस q होता है। ये हमेशा याद रखिएगा, ये फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पर क्या कंडीशन दी है कि ट्रक जो है निश्चित गति से 384 किलोमीटर डिस्टेंस दे दिया है, इसमें गति को 16 किलोमीटर कम किया जाए। अब देखिए यहाँ पर क्या है, डायरेक्ट क्वेश्चन में कम या ज़्यादा नहीं, डायरेक्ट लिया है कि 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया जाए, इसका मतलब डिफरेंस दे दिया है, मतलब v माइनस यू दे दिया है, इन्होंने 16 दे दिया हुआ है, तो उसी दूरी को तय करने में 2 घंटे अधिक लगेंगे। 2 घंटे अधिक लगेंगे मीन्स यहाँ पे 2 घंटे अधिक लगेंगे, मतलब ये वाला कंडीशन है। यहाँ पर ये वाली कंडीशन नहीं दी है, इसमें ये वाली कंडीशन दी है, p घंटे लेट पहुंचेगा मतलब 2 घंटे ज़्यादा लगेंगे, तो यहाँ पर ये 2 घंटे है, इसमें कुछ नहीं दिया है तो ये 0 है, ये वाली कंडीशन नहीं दी हुई है, सिर्फ एक ही कंडीशन दी हुई है, तो ये 0 लिख लेते हैं। और यहाँ पे u और v की वैल्यू देखिए, 16 किलोमीटर प्रति घंटे कम किया जाए मीन्स ये x हो जाएगा, माने पहले गति उसकी x थी, बाद में उसकी 16 किलोमीटर प्रति घंटा कम कर दिया तो x माइनस 16 हो जाएगी, बटे u माइनस v का डिफरेंस दिया हुआ है 16, और ये p प्लस q की वैल्यू यहाँ पर हम रख देंगे 2, और ये सब किसके बराबर है, 384 के बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस का फॉर्मूला है। इसको सॉल्व कर लेते हैं तो ये हो जाएगा, पहले इसको यहाँ से कैंसिल कर, 2 एकम 2, 2 नंबर 18, 2 दूनी 4, ये 16 को इस तरफ लेके जाएंगे यहाँ पे, ये कितना हो जाएगा, x इंटू एक्स माइनस 16 बराबर 192 गुणा 16। अब ये देखने में क्या लग रहा है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो इसको हम अभी मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम यहाँ से इसको तब तक इसको क्या करेंगे, यहाँ से 2 इस तरफ लेके जाते हैं इसको, ठीक है, ये करेंगे 2 नम 18 हो जाएगा और 2 छंग 12, तो ये कितना 16 दूनी 32, इसको तब तक ऐसे करते रहेंगे जब तक ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई ना करने लगे, कोई 2 वैल्यू ऐसी आ जाए
जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करे तब तक हम इसकी जो मल्टीपल है इसको इधर उधर करते रहेंगे, ठीक है। इसमें 2 का भाग और देते हैं, कितना हो जाएगा, ये 2 चौ 8, 2 8 16 और ये हो जाएगा 32 दूनी 64। अच्छा, अब ये कंडीशन फॉलो कर रहा है कि 64 में से 16 माइनस करेंगे तो 48 आएगा। मतलब इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 48 गुणा, नहीं इसको हम लिख सकते हैं 64 गुणा 64 माइनस 16 लिख सकते हैं इसको। तो हमारी एक्स की वैल्यू कितना, तो ये दोनों बराबर हो रहे हैं, ये दोनों मतलब एक्स की वैल्यू कितनी हो जा रही है, 64 हो जा रही है। तो एक्स की वैल्यू हमारी 64 आ गई। पर हमें क्वेश्चन में क्या पूछा है, उस दूरी मूल गति का 75% निकालना है। मूल गति का, तो मूल गति कितनी थी पहले, 64 थी, इसका 75% निकालेंगे तो 75/100 का मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, 25 या 75, 25 के 100 और ये 4 से कैंसिल, 4 6 24, 16 48। तो आंसर कितना हो जाएगा, मूल गति का 75% कितना हो जाएगा, 48। आंसर है 48। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए और बी एक साथ कार्य करते हुए एक कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को बी और सी सामूहिक रूप से 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उसी कार्य को ए और सी मिलकर 40 दिनों में पूरा कर सकते हैं। सी के लिए आवश्यक दिनों की तुलना में ए को समान कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक दिनों के बीच कितना अंतर है। ये क्वेश्चन थोड़ा सा देखिए अंतर पूछा है, जबकि रेशियो में दिया हुआ है, तो ये क्वेश्चन थोड़ा गलत था। इसमें एक्चुअली ये रेशियो पूछा है, इसने रेशियो पूछा है, ए और सी के एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है एक्चुअली ये। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। ए और बी काम को 20 दिनों में करते हैं, बी और सी मिलकर 30 दिनों में करते हैं और सी और ए और सी मिलकर करते हैं काम को 40 दिनों में पूरा करते हैं। यदि तीनों का एलसीएम निकालेंगे तो कितना आएगा, 120 आएगा एलसीएम तीनों का, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 120, मतलब ए और बी 20 दिनों में काम करते हैं, 20 दिनों में पूरा काम करते हैं, तो उनका एक दिन का काम कितना हो जाएगा, 120 में 20 का भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, 6 यूनिट पर डे आ जाएगा। उसी तरह बी और सी 30 दिनों में पूरा करते हैं काम को, तो एक दिन का काम कितना हो जाएगा उनका, 4 यूनिट पर डे। ए और सी 40 दिनों में पूरा करते हैं तो एक दिन का काम होता हो जाएगा उनका 3 यूनिट पर डे। तो हम ऐसा लिख सकते हैं इसको, ए प्लस बी बराबर 6, बी प्लस सी बराबर 4 और ए प्लस सी बराबर 3। हमें क्या पूछा है, ए और सी का, सी और ए के एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है, सी और ए की एफिशिएंसी का रेशियो पूछा है। तो हमको ए और सी की वैल्यू निकालना है कुल मिला के। तो ए और सी की वैल्यू निकालते हैं, उसके लिए क्या करेंगे हम, पहले तो ये दोनों इक्वेशन में हम क्या करते हैं, ए प्लस बी 6 दिया हुआ, बी प्लस दिया है, तो इस इक्वेशन में से इसको माइनस कर देते हैं तो ये कितना आ जाएगा, बी से बी कैंसिल हो जाएगा और ए माइनस सी हो जाएगा, 6 में से 4 गए 2 हो जाएगा और ए प्लस सी हमारा ऑलरेडी 3 है। ये दोनों इक्वेशन को जोड़ देंगे तो ये कितना जाएगा, ये 2a हो गया है, सी कैंसिल हो जाएगा प्लस माइनस और ये 5। तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, 5/2 आ गई। अब सी की वैल्यू निकाल लेते हैं यहाँ से, तो ए की वैल्यू 5/2 है तो सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 माइनस 5/2 हो जाएगी। तो सी की वैल्यू कितनी हो गई, 1/2। अब ए हमको रेशियो पूछा है, सी और ए का रेशियो पूछा, सी और ए का रेशियो पूछा मतलब 1/2 बटे 5/2, तो बटे 5/2 मीन्स 2 ऊपर चल जाएगा तो ये आंसर आ जाएगा 1/5। तो ये आंसर है। ये एक्चुअली में रेशियो पूछा था, क्वेश्चन में कुछ अलग तरीके से दिया हुआ है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, पर ये रेशियो पूछा था तो यही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको हल करना है, इसमें बॉड मास लग जाएगा। तो पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट के अंदर पहले डिवाइड सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 10 में 2 का भाग जाएगा तो ये 5 बचेगा, माइनस और ये 50 दूनी ये 100 हो जाएगा। तो ये ब्रैकेट के अंदर है, तो ये ब्रैकेट को सॉल्व करके कितना आ जा रहा है, 95 आ जा रहा है। अब बाहर देखते हैं, बाहर देखेंगे तो सबसे पहले डिवाइड सॉल्व कर लेंगे, इसमें 11 का भाग देंगे तो ये 11 तो 44, शून्यम शून्य 11 44। ये मत कीजिएगा, जीरो नहीं लिखना भूलना मत, क्योंकि ये ऐसे ही डिवाइड करते हैं, 404 आएगा इसका आंसर, ठीक है। तो ये इसका वैल्यू कितना आएगा, 404 और माइनस है 200, 404 में से 200 जाएंगे कितना आएगा, 204 और बीच में ये प्लस भी है तो ये प्लस हो गया। अब ये दोनों को जोड़ देंगे तो कितना, 5 4 9 और 9 9, तो आंसर कितना आ रहा है, 299। ये आंसर है 299। नेक्स्ट क्वेश्चन है, p प्लस क्यू अपॉन p माइनस क्यू की वैल्यू दी है 6/1
तो P अपॉन Q का मान निकालना है। तो P प्लस Q 6 रख देते हैं क्योंकि रेशियो दिया हुआ है, और P माइनस Q रख देते हैं 1। सॉल्व करेंगे, इसको ऐड करेंगे दोनों इक्वेशन को, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये 2P हो जाएगा और ये हो जाएगा 7। तो P की वैल्यू कितनी आ गई, 7/2 आ गई। हमें P अपॉन Q का मान निकालना है, तो हमें आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। हम देखेंगे ऑप्शन में सिर्फ इसमें है जहाँ पर P की वैल्यू 7 आ रही है, और इसमें भी ऊपर 7 है, तो यहाँ पर भी 7 ही आएगा ऊपर, तो ये अपना आंसर हो जाएगा 7 और 5। और यदि सॉल्व करके देखना चाहे, सॉल्व करके भी देख सकते हैं। Q की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो आपका इसमें जैसे ये P माइनस Q बराबर 1 है, P की वैल्यू हमारी 7/2 आ गई है, तो 7/2 माइनस 1 बराबर Q, ये हो जाएगा 5/2। तो इससे भी आंसर आ जाएगा। वैसे आपको Q की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है, आपने देख लिया ऊपर 7 आ गया है और ऑप्शन में सिर्फ इसमें 7 है P की वैल्यू, तो यही आंसर होगा। In a state there are 16 men for every 15 women and 4 children. 70% of men are literate, whereas 40% of women are illiterate. If 95% of the children in a state are literate, then the community literacy rate is। क्वेश्चन कह रहा है एक राज्य में प्रत्येक 15 महिलाओं और 4 बच्चों पर 16 पुरुष हैं, 70% पुरुष साक्षर हैं, जबकि 40% महिलाएं निरक्षर हैं। यदि किसी राज्य में 95%, किसी राज्य मीन्स उसी राज्य की बात हो रही है, 95% बच्चे साक्षर हैं, तो उस समुदाय की निरक्षरता दर निकालना है। निरक्षरता दर निकालना है, और दर निकालना है तो हमें कोई लोड नहीं लेना है, हम सिंपल ये अज्यूम कर लेंगे कि क्योंकि लिखा हुआ है कि राज्य में प्रत्येक 15 महिलाओं में 4 बच्चे और 16 पुरुष हैं, तो हम सोचेंगे कि जनसंख्या कैसे निकालें। तो हमें निकालने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें दर पूछा है, तो हमें ओरिजिनल संख्या से कोई मतलब नहीं है, जो दिया है उसी से काम चलाएंगे। तो लिखा है 15 महिलाएं हैं, तो हम मान लेते हैं कि महिलाएं जो है वो 15 ही है। महिलाएं 15 है, बच्चे 4 हैं और 16 पुरुष हैं, पुरुष जो है 16 हैं। अब क्योंकि निरक्षरता दर निकालना है हमको, तो हम सभी में निरक्षर आदमी कितने हैं, निरक्षर महिलाएं कितने हैं, निरक्षर बच्चे कितने हैं, वही निकालेंगे। तो महिलाएं 15 है, महिलाएं 15 है, और लिखा है 40% महिलाएं निरक्षर है, मीन्स 40% मीन्स 4/10 किसका, 15 का। इतने लोग निरक्षर है। तो सॉल्व करते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 से 15, 5 दूनी 10, ये कितना आ रहा है, और ये 2 से 2 दूनी 4, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 हो गया। ये बच्चे 4 हैं और उसमें से 95% बच्चे साक्षर हैं, और हमें तो निरक्षर दर निकालना है, तो 95% बच्चे साक्षर हैं, तो 5% बच्चे जो है निरक्षर होंगे, तो 5/100 किसका, 4 का। इतने बच्चे निरक्षर हैं। सॉल्व कर लेते हैं इसको, ये हो जाएगा 5 दूनी 10, ये हो जाएगा 4 पंचे 20, तो ये कितना आ गया, 1/5 आ गया। ये 16 है, तो 70% पुरुष साक्षर है, तो हमको निरक्षर का दर निकालना है, तो 30% पुरुष जो है निरक्षर हो जाएंगे, तो 30% मीन्स 3/10 इसका, 16 का, तो ये कितना हो जाएगा। अच्छा, हमसे क्या हो गई, एक मिस्टेक हो गई। हम क्या करेंगे कि इसको अब क्या हमको ऐड करने की जरूरत है, तो हमने इसको कैंसिल आउट नहीं करना था, हमें ऐसा रखना था कि इसका बेस जो है वो इक्वल ही रहे। जैसे ये 16 थी 48/10 है, तो हम इसमें भी कोशिश करेंगे इसमें भी नीचे 10 हो, तो ये हो जाएगा 2/10, और ये हो जाएगा 60/10। ठीक है, तो अभी ठीक है। क्योंकि हमको ऐड करना है, बाद में एलसीएम निकालने में दिक्कत आएगी, इसलिए हम इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे कि इनका बेस जो है वो बराबर है। अब हमको क्या पूछा, निरक्षरता दर। निरक्षरता दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब हमको पूछा है निरक्षरता दर पूछा है, तो निरक्षरता दर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, निरक्षर लोग कितने टोटल, निरक्षर टोटल कितने हैं वो निकालेंगे, अपॉन टोटल कितने हैं वो निकालेंगे, इंटू 100 कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। निरक्षर टोटल कितने निरक्षर हैं, देखिए यहाँ पर 60/10, 2/10 और 48/10, तीनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 48 2 60, 60 और 60 120, तो ये कितना हो जाएगा, 120/10 लोग जो है वो निरक्षर है। फिर बटे में टोटल, टोटल कितने लोग हैं, 15 महिला है, 15 4 19, 19 6 25 और 35 लोग हैं टोटल, और इसमें हम कर देंगे 100 का गुणा, तो दर आ जाएगी। तो इसको सॉल्व करते हैं, ये 0 से 0 कैंसिल, 5 दूनी 10, 5 7 से 35,
तो ये कितना हो गया, 12 दूनी 24, 240/7। इसमें भाग देंगे तो कितना आएगा, 7 या 21 आ रहा है 3। तो यहाँ पर हम बस आगे नहीं करेंगे, हम देखेंगे एक ही ऑप्शन रहेगा जिसमें 3 आ रहा है, तो अपना आंसर हो जाएगा ये। इतने परसेंट जो है लोग हैं उसमें निरक्षरता दर जो है वो 31.42 है, यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि दो बेलनों का आयतन बराबर हो तो कौन सी शर्त पूरी होती है? दो बेलन है, उनका आयतन बराबर है। अब आयतन बराबर है तो R1 R2 दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये है कि ये दो बेलन है, इसमें ये R1 H1 है, इसका R2 H2 है। अब ये दोनों का वॉल्यूम बराबर है, तो वॉल्यूम क्या होता है, पाई R²H होता है। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा, इस वाले का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, पाई R²H इक्वल टू, दोनों का वॉल्यूम बराबर है तो इक्वल रख देंगे पाई R²H2। अब कह रहा है कौन सी कंडीशन फॉलो करें, कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ से हम देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखें यदि, तो R1 H2 नीचे आ रहे हैं, यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं R2 H2 नीचे आ रहे हैं, R2 H2 नीचे आ रहा है, R1 ऊपर है। तो हम यदि करके देखते हैं इधर, तो ये R1 को ऊपर रख देते हैं यहाँ पे, और R2 H2 को इधर ले आते हैं, R2 H2 को इधर ले आते हैं। तो यहाँ पर क्या बचेगा, R2 बचेगा बस, और यहाँ का जो एक R1 है वो भी इस तरफ आ जाएगा, इस तरफ आ जाएगा, और ये H1 भी इस तरफ आ जाएगा। ठीक है, तो ये कर रहा है काम, तो इसका मतलब पहला ही ऑप्शन जो है वही आंसर हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यदि हम दूसरों को भी देखें तो ये देखते हैं R2 यदि ऊपर है, R2 ऊपर है और R1 H2 नीचे है, तो हम देख सकते हैं यहाँ पे कि यदि R2 ऊपर है तो H2 किसी भी कंडीशन में नीचे नहीं जा सकता। और यहाँ पर देखिए H2 जो है नीचे आ गया है, R2 ऊपर है, H2 नीचे आ गया है, ऐसा हो ही नहीं सकता, ये कंडीशन हो ही नहीं सकती। यहाँ पर देखिए दूसरा, ये R1 है और H1 है, तो R1 ऊपर है, H1 नीचे है, ऐसा भी कभी नहीं हो सकता, क्योंकि R1 है और H1 ये दोनों मल्टीप्लाई में डिवाइड में नहीं है, तो ये भी फॉलो नहीं करता है। फिर यहाँ पर देखिए ये R2 H1 का स्क्वायर कर दिया, H1 का स्क्वायर तो है ही नहीं, फॉर्मूले में है ही नहीं H1 का स्क्वायर, फॉर्मूले में तो R का ही स्क्वायर होता है, तो अपना पहला ही आंसर हो जाएगा। तो ये लास्ट क्वेश्चन था, 15 मार्च के जो शिफ्ट 1 के क्वेश्चन थे उसमें ये लास्ट क्वेश्चन था। हमने सारे मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। नेक्स्ट क्लास में हम लोग सॉल्व करेंगे नेक्स्ट क्लास में हम सेकंड शिफ्ट के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।